आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन सिलेजिनेला। सिलेजिनेला के अंदर जनन। तो दो प्रकार का इसमें रिप्रोडक्शन होता है। एक का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है, दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है, जो स्पोर्स के द्वारा होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दो प्रकार से होता है। एक फ्रेगमेंटेशन या विखंडन विधि के द्वारा होता है, दूसरा ट्यूबर्स के द्वारा होता है। फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या होता है कि सिलेजिनेला की जो ब्रांच रहती है, स्टेम या जो ब्रांच रहता है, वहां से छोटी छोटी शाखाएं निकलती है। उन शाखाओं से फिर जड़ें निकलना शुरू हो जाती है, और वो जब शाखाएं टूटती है तो जड़ों के साथ में टूटती है, और बाद में उन्हीं से फिर नया प्लांट बनता है। ट्यूबर्स के द्वारा जो नीचे क्रीपिंग ब्रांच रहती है, उनमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बननी शुरू हो जाती है। छोटी छोटी गोलाकार रचनाएं बनती है, और ये रचनाएं जो बनती है वो ट्यूबर्स कहलाती है। ये रचनाएं फिर बाद में प्लांट से अलग हो जाती है। अलग होने के बाद में नया प्लांट बना लेती है। तो इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिव कहलाता है। दूसरा जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो स्पोर्स के द्वारा होता है। जो सिलेजिनेला जो होता है वो स्पोरोफाइटिक प्लांट होता है, यानी कि इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। जो स्पोर्स रहते हैं वो बीजाणु धानी के अंदर बनते हैं। हिटेरोस्पोरस होते हैं, अर्थात विषम बीजाणु होते हैं। स्पोरेंजिया जो होती है वो दो प्रकार की इसके अंदर पाई जाती है। एक मेगास्पोरेंजिया कहलाती है और दूसरी माइक्रोस्पोरेंजिया कहलाती है। मेगास्पोरेंजिया जो होती है वो, इसमें जो स्पोर्स होते हैं वो कम होते हैं, बड़े आकार के स्पोर्स बनते हैं, जो मेगास्पोर्स कहलाते हैं। मेगास्पोरेंजिया के अंदर स्पोर कम बनते हैं लेकिन बड़े आकार के बनते हैं, मेगास्पोर कहलाते हैं, गुरु बीजाणु बोलते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है उसके अंदर अनगिनत स्पोर बनते हैं, एक जैसे आकार के होते हैं। स्पोर्स जो बनते हैं वो एक जैसे आकार के होते हैं, तो माइक्रोस्पोर कहलाते हैं, लघु बीजाणु कहलाते हैं। माइक्रोस्पोर जो होते हैं उनसे मेल ऑर्गन यानी एंथ्रीडिया का निर्माण होता है, और जो मेगास्पोर जो होते हैं उनसे फीमेल ऑर्गन यानी आर्किगोनिया का निर्माण होता है। अब एक स्ट्रोबिलाई की स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रोबिलाई में वे पत्तियां जिनके ऊपर स्पोरेंजिया पाई जाती है, ऐसी लीव्स जिनके ऊपर स्पोरेंजिया उपस्थित होती है, बीजाणु धानी पाई जाती है, वो स्पोरोफिल कहलाती है। और नॉर्मल जो पत्तियां रहती है जिन पे स्पोरेंजिया नहीं पाई जाती है वो फोलिएज लीफ कहलाती है। दो प्रकार की लीफ रहती है। एक जिन पे बीजाणु धानी पाई जाती है वो स्पोरोफिल कहलाती है, जिन पे बीजाणु धानी नहीं पाई जाती है वो फोलिएज लीफ कहलाती है। जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है इस प्रकार की उसकी स्ट्रक्चर होती है। जिन पत्तियों में माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती है वो माइक्रोस्पोरोफिल कहलाती है। ये एक माइक्रोस्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर है, बाइलोब स्ट्रक्चर होती है। ये है एक मेगास्पोरोफिल, यानी जिनमें बड़ी बीजाणुधानी पाई जाती है, गुरु बीजाणुधानी या मेगास्पोरेंजिया पाई जाती है, वो लीव जो मेगास्पोरोफिल कहलाती है। ये जो बीजाणुधानी होती है वो चार पालियों के अंदर विभक्त होती है। चार पालियां इसमें पाई जाती है, तीन आगे की रहती है, एक पीछे की ओर दिखाई देती है। ओवल शेप में होती है और स्फेरिकल यानी थोड़ा गोलाकार होती है। जब स्ट्रोबिलाई की टीएस काट के देखेंगे तो इसमें इस प्रकार की संरचना दिखती है। इसमें दोनों प्रकार की स्पोरेंजिया को शामिल किया गया है। एक तरफ इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया लगी हुई है, दूसरी तरफ मेगास्पोरेंजियम लगी, दोनों को एक साथ ही इसमें दिखाया गया है। जो माइक्रोस्पोरेंजियम जिन पत्तियों पर लगती है वो माइक्रोस्पोरोफिल कहलाती है, और जो मेगास्पोरेंजियम जिन पे लगती है वो मेगास्पोरोफिल कहलाती है। बीच में मेनेक्सिस रहता है। आधार भाग में इनमें लिग्यूल उपस्थित होता है, झिल्लीनुमा संरचना पाई जाती है जो लिग्यूल कहलाती है। पत्ती लाइक स्ट्रक्चर रहती है बेस भाग में, जिसे लिग्यूल कहते हैं। तो इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर होती है वो टीएस, ये स्ट्रोबिलस की टीएस है, और ऊपर मेगास्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम और स्ट्रोबिलाइस। अब देखते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, उसके स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। तो माइक्रोस्पोरेंजिया में जो डेवलपमेंट होता है वो यूस्पोरेंजिएट टाइप का होता है। यूस्पोरेंजिएट का मतलब होता है कोई भी एक सेल एक्टिव होकर पूरा जो स्ट्रक्चर होता है, पूरी जो स्पोरेंजिया होती है उसका निर्माण करती है। तो इस प्रकार का जो डेवलपमेंट होता है वो यूस्पोरेंजिएट कहलाता है। ये एक माइक्रोस्पोरोफिल है जिसपे माइक्रोस्पोरेंजिया लगी रहती है। माइक्रोस्पोरेंजियम जो रहती है वो ऑरेंज कलर की होती है, बीच में इसमें माइक्रोस्पोर्स पाए जाते हैं। इस प्रकार की उसकी स्ट्रक्चर होती है। इस प्रकार की माइक्रोस्पोरेंजियम जो पूरी होती है, बाहर की ओर उसमें दो लेयर रहते हैं, बाहर की ओर दो लेयर उपस्थित होती है। बाहर की जो सबसे बाहर की जो लेयर है वो मोटी रिंग के रूप में उपस्थित रहती है। जो अंदर की लेयर होती है वो थोड़ी पतली होती है। सबसे अंदर की जो लेयर होती है वो टेपिटम कहलाती है। टेपिटम जो होती है वो माइक्रोस्पोर्स के लिए फूड मटेरियल लाने का काम करती है, यानी कि जो बीच में जो माइक्रोस्पोर्स रहते हैं उनके फूड मटेरियल या उनको फूड सप्लाई करने का काम जो होता है वो टेपिटम करती है। अब देखते हैं इसका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो जो एक्सिस रहता है उसकी कोई भी एक सेल, जो माइक्रोस्पोरेंजियम का जो एक्सिस होता है उसकी कोई भी एक सेल एक्टिव हो जाती है। एक्टिव होकर क्या करेगी, डिवीजन करना शुरू कर देती है। सबसे पहले कोई भी एक सेल एक्टिव होगी, एक्टिव होकर डिवीजन करना शुरू करेगी तो क्या बनाएगी, माइक्रोस्पोरेंजियम इनिशियल सेल बनाती है। माइक्रोस्पोरेंजियम इनिशियल सेल बनाती है।
ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम इनिशियल सेल होती है, इसके अंदर पेरिक्लाइनल यानी परिणत विभाजन होते हैं, पेरिक्लाइनल डिवीजन होते हैं, जिससे दो कोशिकाएं बनती है। ऊपर की ओर इसमें जैकेट इनिशियल सेल बनती है, नीचे की ओर प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल बनती है। ऊपर की ओर जैकेट इनिशियल, नीचे की ओर प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल। जो जैकेट इनिशियल सेल होती है उसके अंदर पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन होते हैं, जिससे दो लेयर का जैकेट बनता है। बाहर का उसका जो स्पोरेंजिया रहती है उसका बाहर का जैकेट बनता है जैकेट इनिशियल सेल से। जो प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल होती है उसमें फिर डिवीजन होता है, डिवीजन से फिर स्पोरोजिनस टिश्यू बनते हैं। इस प्रकार अंदर की ओर उसमें टिश्यू का निर्माण हो जाता है, उत्तक बनने लग जाते हैं, जो कहलाते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। इनमें फिर डिवीजन होता है, डिवीजन से क्या बनेगा, स्पोर मदर सेल बनती है। स्पोरोजिनस टिश्यू है, डिवीजन करेंगे, डिवीजन करके क्या बनाएंगे, स्पोर मदर सेल बनाते हैं। जो स्पोर मदर सेल होती है उसके अंदर फिर मियोसिस डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन से फिर माइक्रोस्पोर बनते हैं। मियोसिस डिवीजन करके स्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर बनाती है। इसके बाद में क्या होता है, ये जो बाहर की जो जैकेट रहता है या बाहर का जो जैकेट की जो लेयर होती है वो रप्चर होती है, खराब हो जाती है। जैसे ये लेयर खराब होगी तो अंदर के जो स्पोर्स होते हैं वो बाहर हो जाते हैं, बाहर की लेयर टूट जाती है। टूटने से क्या होगा, स्पोर्स जो होते हैं बाहर निकल आते हैं। एक बार फिर देखते हैं, ये जो एक्सिस होता है इसकी कोई भी एक सेल एक्टिव होकर डिवीजन करना शुरू कर देती है और स्पोरेंजियल इनिशियल सेल बनाती है। स्पोरेंजियल इनिशियल सेल के अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन होते हैं, जिससे दो सेल्स बनती है। ऊपर की ओर जैकेट इनिशियल सेल बनती है, नीचे की ओर आर्किस्पोरियल सेल बनती है। जो जैकेट इनिशियल सेल होती है उसके अंदर पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन होते हैं, जैसे दो लेयर का बाहर का जैकेट बनता है। जो आर्किस्पोरियल सेल होती है उसके अंदर डिवीजन होते हैं, डिवीजन से स्पोरोजिनस टिश्यू बनती है। स्पोरोजिनस टिश्यू में फिर डिवीजन होता है, डिवीजन से फिर क्या बनेगा, स्पोर मदर सेल बनती है। स्पोर मदर सेल मियोसिस डिवीजन करेगी, मियोसिस डिवीजन करके क्या बनाती है, स्पोर बनाती है। बाहर की ओर दो लेयर का जैकेट रहता है, सबसे अंदर की जो लेयर होती है वो टेपिटम कहलाती है। बाद में ये जो जैकेट लेयर होती है वो खराब हो जाती है, रप्चर हो जाती है और टूट जाती है। टूटने से क्या होंगे, ये जो स्पोर्स बनते हैं ये स्पोर्स बाहर आ जाते हैं, स्पोर्स इसमें बाहर आ जाते हैं। इस प्रकार से जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है उसका डेवलपमेंट होता है। अब देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोरेंजियम, उसकी स्ट्रक्चर, उसका डेवलपमेंट। तो ये एक मेगास्पोरोफिल है, ऐसे लीव जिन पे मेगास्पोरेंजियम लगती है वो मेगास्पोरोफिल कहलाती है। जो मेगास्पोरेंजियम होती है वो डार्क ब्राउन कलर की होती है, किसी किसी प्लांट में व्हाइट कलर की होती है, किसी में चॉकलेट कलर की होती है। तो अलग अलग जो प्लांट्स रहते हैं उनमें अलग अलग मेगास्पोरेंजियम रहता है, उसका कलर अलग अलग पाया जाता है। मेगास्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर देखने से इस प्रकार दिखती है। सबसे बाहर की ओर दो वाल लेयर पाई जाती है, दो लेयर पाई जाती है। एक जो लेयर होती है वो रिंग शेप में, बाहर वाली जो लेयर होती है वो रिंग शेप के अंदर होती है, अंदर की लेयर थोड़ी पतली होती है। सबसे अंदर की लेयर वो टेपिटम कहलाती है। टेपिटम जो होती है वो स्पोर्स को फूड मटेरियल प्रदान करने का काम करती है, फूड मटेरियल सप्लाई करती है। जो एक्सिस रहता है, एक्सिस के आधार में एक झिल्लीनुमा स्ट्रक्चर निकलती है जो लिग्यूल कहलाती है। जो स्पोर्स रहते हैं वो चार उसमें के अंदर लोब पाई जाती है, 4 पालियां युक्त होता है, 4 लोब पाई जाती है। 3 लोब जो आगे के रहते हैं और एक लोब जो पीछे की ओर दिखाई नहीं देता, पीछे की ओर रहता है। जो स्पोर्स रहते हैं उनके ऊपर 3 लेयर पाई जाती है, एक्सोस्पोर, मेसोस्पोर और एंडोस्पोर। 3 लेयर से मिलकर बना हुआ स्पोर रहता है। अब देखते हैं इसका डेवलपमेंट कैसे होता है। ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम है, इसकी डेवलपमेंट कैसे होती है। तो ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस की कोई भी एक सेल एक्टिव हो जाती है, एक्टिव होकर फिर डिवीजन करना शुरू कर देती है। इसकी एक सेल एक्टिव होगी, एक सेल एक्टिव होकर डिवीजन करना शुरू कर देगी। डिवीजन करके क्या बनाएगी, स्पोरेंजियल इनिशियल सेल का निर्माण करती है। ये स्पोरेंजियल इनिशियल सेल ट्रांसवर्स डिवीजन करेगी, अनुप्रस्थ विभाजन करेगी, जिससे 2 सेल्स बनती है। ऊपर की ओर प्राइमरी जैकेट सेल बनता है, नीचे की ओर प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल बनती है। जो जैकेट सेल होता है आगे उसमें पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन से 2 लेयर का जैकेट बनता है। जो आर्किस्पोरियल सेल रहती है वो डिवीजन करेगी, डिवीजन करके स्पोरोजिनस सेल बनाती है। आर्किस्पोरियल डिवीजन करेगी, डिवीजन करके क्या बनाएगी, स्पोरोजिनस सेल बनाती है, नीचे की ओर स्पोरोजिनस सेल बनाती है। ये जो स्पोरोजिनस सेल है उसके अंदर फिर डिवीजन होता है, डिवीजन से फिर स्पोर मदर सेल का निर्माण होता है। स्पोर मदर सेल का निर्माण होता है। स्पोर मदर सेल में मियोसिस होते हैं, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होते हैं, जिससे 4 मेगास्पोर बनते हैं। 4 मेगास्पोर बनते हैं, इसमें से 4 मेगास्पोर बनते हैं। ये जो 4 मेगास्पोर है इनमें से सिर्फ एक जो मेगास्पोर रहता है वो एक्टिव रहता है, बाकी के 3 जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं। एक स्पोर सिर्फ एक्टिव रहता है, बाकी के 3 स्पोर इसमें खराब हो जाते हैं। जो माइक्रोस्पोरेंजिया और जो मेगास्पोरेंजिया है, दोनों
में से स्पोर्स जो होते हैं बाहर निकल जाते हैं। दोनों की जो बाहर की लेयर होती है, दोनों की बाहर की लेयर होती है वो रप्चर हो जाती है, खराब हो जाती है और टूट जाती है। टूटने से स्पोर्स बाहर निकल आते हैं। जब इन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलती है तो ये जर्मिनेट करके गेमेटोफाइट प्लांट बनाते हैं। यहाँ तक क्या जो स्टेज चल रहा था वो स्पोरोफाइट था। इसके बाद में इसकी गेमेटोफाइट स्टेज शुरू हो जाती है। तो ये था डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है उसके बारे में देखते हैं। जर्मिनेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। जो माइक्रोस्पोर या जो लघु बीजाणु होते हैं उनका अंकुरण कैसे होता है, उनका डेवलपमेंट कैसे होता है और इनसे जो मेल गेमेटोफाइट बनता है जो कि एंथ्रीडिया कहलाता है उसका निर्माण कैसे होता है। तो ये एक माइक्रोस्पोर की स्ट्रक्चर है। ये एक माइक्रोस्पोर की स्ट्रक्चर है। इसमें सीधा डायरेक्ट जर्मिनेशन को दिखाया गया है। डायरेक्ट इसमें जो जर्मिनेटिंग माइक्रोस्पोर है उसी को दिखाया गया है। तो जो माइक्रोस्पोर होता है बाहर की ओर उसमें क्या रहते हैं, कांटेदार स्ट्रक्चर रहती है, स्पाइनी लेयर होती है। सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो स्पाइनी होती है। स्पोरेंजिया से बाहर आने के बाद में ये जो माइक्रोस्पोर होते हैं ये मिट्टी में गिर जाते हैं। मिट्टी में गिरने के बाद में जल को अवशोषण करेंगे। जल अवशोषण करके फूल जाते हैं। फूलने से जो बाहर की लेयर जो रहती है एक्सोस्पोर वो फट जाती है और अंदर का जो न्यूक्लियस होता है वो डिवीजन करना शुरू कर देता है। अब अंदर का न्यूक्लियस डिवीजन करके 2 सेल्स बनाता है। ऊपर की ओर जो सेल्स रहती है वो एंथ्रीडियल इनिशियल सेल कहलाती है। नीचे की ओर जो सेल रहती है वो प्रोथेलियल सेल कहलाती है। जो प्रोथेलियल सेल रहती है उसके अंदर आगे डिवीजन नहीं होते हैं। जो एंथ्रीडियल सेल होती है उसमें आगे डिवीजन शुरू हो जाते हैं। डिवीजन से फिर 2 सेल्स बनती है। ऊपर की जो सेल है वो एंथ्रीडियल सेल कहलाती है। नीचे की सेल्स जो रहती है वो जैकेट सेल कहलाती है। एक इसमें प्रोथेलियल सेल रहती है। जो जैकेट सेल रहती है वो आगे जाकर जैकेट का फॉर्मेशन करती है, जैकेट निर्माण करती है। जो एंथ्रीडियल सेल होती है उसके अंदर फिर डिवीजन होते हैं। डिवीजन से 1 से 2 सेल बनेगी, 2 से 4। इस प्रकार से एंड्रोगोनियल सेल्स का निर्माण होता है। एंथ्रीडियल सेल से आगे डिवीजन चलता रहता है। डिवीजन से क्या बनेगी, एंड्रोगोनियल सेल। एंड्रोगोनियल सेल्स में फिर आगे डिवीजन होगा। डिवीजन से क्या बनेंगे, एंड्रोसाइट्स बनते हैं। एंड्रोसाइट्स कहलाते हैं या स्पर्म भी बोलते हैं। लगभग इन 4 सेल्स के डिवीजन से लगभग 128 से 256 एंड्रोसाइट्स का निर्माण होता है। ये एंड्रोसाइट्स फिर आगे जाके एंथ्रीजोइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। एंथ्रीजोइड्स बनाते हैं जो कि मेल गैमेट रहता है। एंथ्रीजोइड स्पिंडल शेप में रहता है और बाइफ्लैजिलेट होता है। 2 फ्लैजिला इसके अंदर पाई जाती है। इस प्रकार से जो मेल ऑर्गन होता है एंथ्रीडिया उसका डेवलपमेंट होता है। देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। जो आर्किगोनिया होता है मेगास्पोर से आर्किगोनिया का डेवलपमेंट कैसे होता है वो देखते हैं। तो जो मेगास्पोर रहता है वो इस प्रकार की उसकी स्ट्रक्चर होती है। 3 लेयर इसके अंदर पाई जाती है। बाहर की लेयर एक्सोस्पोर कहलाती है, बीच की लेयर मेजोस्पोर कहलाती है, सबसे अंदर की जो लेयर होती है वो एंडोस्पोर कहलाती है। जो स्पोर होता है उसके ऊपर ट्राई रेडिएट खांच पाई जाती है, ट्राई रेडिएट ग्रूव पाई जाती है, रिज पाई जाती है, ट्राई रेडिएट रिज पाई जाती है। अब क्या होता है, जैसे इस स्पोरेंजिया से अलग होगा, ये मिट्टी में गिरेगा, वाटर अब्जॉर्ब करेगा। वाटर अब्जॉर्ब करने के बाद में क्या होगा, इसकी जो सबसे बाहर की लेयर होती है एक्सोस्पोर वो फट जाती है। जैसे ही बाहर की लेयर इसकी फटेगी ये एक्सोस्पोर फिर से ग्रोथ करना शुरू कर देती है। एक्सोस्पोर फटेगा, फटने से क्या होगा, ये ग्रोथ करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे ये ग्रोथ करेगा तो क्या होगा, जो मीजोस्पोर होती है वो धीरे गति से ग्रोथ करती है, जबकि जो एक्सोस्पोर होती है उसकी जो स्पीड होती है वो जल्दी मतलब बहुत तेज स्पीड से ग्रोथ करेगा। तो जो मीजोस्पोर और जो एक्सोस्पोर होती है दोनों के बीच में एक बड़ा गैप बन जाता है, क्योंकि मीजोस्पोर धीमी गति से ग्रोथ करता है जबकि एक्सोस्पोर तेज गति से ग्रोथ करेगा। तो दोनों के बीच में एक बड़ा गैप बन जाता है। इस गैप में बाद में लिक्विड जमा हो जाता है। गैप में लिक्विड जमा हो जाएगा और जो साइटोप्लाज्म जो रहता है वो किनारे पे, बिल्कुल साइटोप्लाज्म इसमें बाहर की ओर किनारे पे आ जाता है। इसके बाद में जो न्यूक्लियस, इसमें जो न्यूक्लियस रहते हैं उनके अंदर डिवीजन शुरू हो जाता है। जो फ्री न्यूक्लियर रहते हैं उनके अंदर डिवीजन शुरू हो जाता है। जो न्यूक्लियस होते हैं ऊपर की ओर तेज गति से ग्रोथ करेंगे, ऊपर की ओर ज़्यादा डेवलप होते हैं, ऊपर की ओर ज़्यादा डिवीजन करते हैं, नीचे की ओर कम डिवीजन करते हैं। तो जो ऊपर की ओर जो न्यूक्लियस डिवीजन करते हैं वहाँ पे क्या होता है, जो सेल्स बनती हैं या जो टिश्यू बनते हैं उनके चारों ओर सेल वाल का फॉर्मेशन हो जाता है। ऊपर की ओर जो सेल्स बनती हैं उनके चारों ओर सेल वाल का फॉर्मेशन हो जाता है, जबकि जो नीचे की ओर जो सेल्स बनती हैं उनमें सेल वाल का फॉर्मेशन नहीं होता। ये फ्री न्यूक्लियाई कहलाते हैं। नीचे की ओर सेल वाल का फॉर्मेशन नहीं होता, ये फ्री न्यूक्लियाई कहलाते हैं। ऊपर की ओर बहुत सारी कोशिकाओं का ग्रुप बन जाता है। ये जो सेल्स, दोनों जो सेल्स रहती है ये बीच में एक डायफ्राम बनती है जिसे विभाजन पट्टिका बोलते हैं। डायफ्राम के द्वारा एक दूसरे से अलग रहते हैं। डायफ्राम के द्वारा ऊपर के सेल्स और नीचे के सेल्स एक दूसरे से अलग रहती हैं। इसके बाद में यहाँ पे जो स्पोर बनते हैं, ये स्पोर ट्राई रेडिएट जो रिज होती है वहाँ से फट जाते हैं। जो स्पोर्स बनते हैं वो ट्राई रेडिएट जो रिज रहती है वहाँ से फट जाएंगे। फटने से क्या होगा, जहाँ पे सेलुलर टिश्यू जहाँ पाए जाते हैं वहाँ से राइजोट्स निकलना शुरू हो जाते हैं।
जो ट्राई रेडिएट रिज रहती है उसके तीनों कोनों से इसमें से राइजोड्स निकलना शुरू हो जाते हैं। राइजोड्स कैसे निकलेंगे? जो स्पोर रहता है उसकी जो एग्जाइन होती है या जो एक्जोस्पोर होती है बाहर की लेयर वो फट जाती है, रेप्चर हो जाती है। रपने से क्या होगा? ट्राई रेडिएट रीज बन जाती है और वहां से फिर इसमें राइजोड्स का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, राइजोड निकलना शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार से उसकी स्ट्रक्चर बनती है। ऊपर की ओर इसमें राइजोड्स रहते हैं, फिर साथ साथ में इसमें क्या होता है? आर्किगोनिया का डेवलपमेंट होने लगता है, एग सेल बनने लग जाती है और आर्किगोनिया का डेवलपमेंट होने लग जाता है। बीच का भाग जो है डायफ्राम रहता है, बीच का भाग नीचे की सेल्स ऊपर की सेल्स डायफ्राम के द्वारा अलग रहती हैं। ये जो नीचे वाला भाग होता है ये न्यूट्रिटिव रीजन का काम करता है, पोषण भाग होता है, फूड मटेरियल सप्लाई करने का काम करता है। और ऊपर की जो सेल्स रहती है वो कुशन टाइप में हो जाती है, साथ में उसमें आर्किगोनिया का डेवलपमेंट हो जाता है। अब ये आर्किगोनिया का फॉर्मेशन और इसका डेवलपमेंट कैसे होता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे जो सेल्स रहती है इसकी कोई भी एक सेल, यहाँ की जो सेल्स रहती हैं उसकी कोई भी एक सेल एक्टिव हो जाती है, एक्टिव होकर डिवीजन करना शुरू कर देती है और सबसे पहले आर्किगोनियल इनिशियल सेल बनाती है। इस आर्किगोनियल इनिशियल सेल के अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन होते हैं, परिणत विभाजन होते हैं, जैसे दो सेल्स बनती है। ऊपर की ओर प्राइमरी कवर सेल बनेगी, नीचे की ओर सेंट्रल सेल बनती है। ऊपर की ओर प्राइमरी कवर सेल बनेगी, नीचे की ओर सेंट्रल सेल बनेगी। जो प्राइमरी कवर सेल होती है वो नेक बनाने का या कवर बनाने का काम करती है। जो सेंट्रल सेल होती है उसमें डिवीजन होगा, डिवीजन से नेक इनिशियल सेल बनेगी और सेंट्रल सेल बनेगी। सेंट्रल सेल डिवीजन करेगी, डिवीजन से क्या बनेगा? नेक इनिशियल और सेंट्रल सेल बनेगा। ये जो सेंट्रल सेल है ये फिर डिवीजन करेगी, डिवीजन से दो सेल्स बनाएगी। एक प्राइमरी नेक कैनाल सेल कहलाती है, दूसरी प्राइमरी वेंट्रल सेल कहलाती है। जो प्राइमरी नेक कैनाल सेल होती है उससे नेक कैनाल सेल बनेगा और एक 8 कोशिकाओं का नेक बनता है, 8 कोशिकाओं का नेक बनेगा। ऊपर की ओर 8 कोशिकाओं का नेक बनेगा और एक नेक कैनाल सेल बनती है। जो वेंट्रल सेल रहती है, प्राइमरी वेंट्रल सेल, उसके अंदर डिवीजन होगा, पेरिक्लाइनल डिवीजन होते हैं। पेरिक्लाइनल डिवीजन से क्या होगा? इसमें से एक वेंट्र बनेगा और एक एग बनेगा, एक वेंट्र कैनाल सेल बनेगी और एक एग बनेगा। इस तरह से 8 कोशिकाओं का नेक बन जाता है और एक नेक कैनाल सेल जो रहती है वो नेक बनाती है। बीच में जो वेंट्र कैनाल सेल, जो वेंट्र सेल होती है वो, जो वेंट्रल सेल है वो वेंट्र कैनाल सेल बनाएगी और एक एग का फॉर्मेशन करेगी, एग बनाती है। अब ये जो बाहर का जो सेल्स रहती है वो बाहर की सेल्स सब रप्चर हो जाती है, पूरी सेल्स खराब हो जाती है। सिर्फ एग सेल जो रहती है, सिर्फ एक एग सेल इसके अंदर बाकी रहती है। यहाँ पे सिर्फ एक एग सेल बाकी रहती है, सिर्फ एग सेल रहेगी। अब जो एंथ्रीजोइड्स में जो एंथ्रीडिया में जो एंथ्रीजोइड्स बने थे वो एंथ्रीजोइड्स फ्लैजिलेट होते हैं, तो फ्लैजिला की सहायता से गति करते हुए आर्किगोनिया के अंदर प्रवेश करेंगे। आर्किगोनिया में एग रहता है, एग से फ्यूजन करेंगे, फ्यूजन के बाद में जाइगोट बनाते हैं, डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो यहाँ से फिर आगे जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर डिवीजन होते हैं। यहाँ तक जो आर्किगोनिया है और जो एंथ्रीजोइड्स होते हैं, आर्किगोनिया का एग और एंथ्रीजोइड्स का दोनों आपस में फ्यूजन करेंगे, फर्टिलाइज होते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट बनाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो और उससे नया स्पोरोफाइट कैसे बनता है, एम्ब्रियो यानी भ्रूण का निर्माण और उससे नया स्पोरोफाइट प्लांट कैसे बनेगा। तो जो जाइगोट बनता है वो जाइगोट आर्किगोनिया के अंदर ही रहता है, जाइगोट आर्किगोनिया के अंदर ही रहेगा, वहीं पे ही वो वृद्धि करता रहता है। इस जाइगोट के अंदर डिवीजन शुरू हो जाते हैं, डिवीजन से क्या बनेगा? 2 सेल्स बनती है। ऊपर की ओर एपीबेसल सेल बनती है, नीचे की ओर हाइपोबेसल सेल बनती है। जो एपीबेसल सेल होती है उसके अंदर आगे डिवीजन नहीं होते हैं, जो हाइपोबेसल सेल रहती है वो आगे डिवीजन करती है। एपीबेसल सेल सिर्फ सस्पेंसर बनाने का काम करती है, सस्पेंसर बनाएगी। हाइपोबेसल सेल डिवीजन करेगी, डिवीजन से 2 सेल बनती है, 2 से फिर 4 कोशिकाएं बनती है, 4 सेल्स बनती है। इन चारों सेल से फिर 8 सेल्स बनती है। इस प्रकार बहुत सारी कोशिकाओं का मास इकट्ठा हो जाता है, बहुत सारी कोशिकाएं बनने से शुरू हो जाती है, डिवीजन से बहुत सारी सेल्स बनती है, मास ऑफ सेल इकट्ठा हो जाता है। अब इस सेल ये जो सेल्स ऑफ मास होता है इसमें अलग अलग सेल्स अलग अलग जो ऑर्गन होते हैं उनका निर्माण करते हैं। नीचे की सेल्स फूट का फॉर्मेशन करेगी, ऊपर वाली सेल्स जो रहती हैं वो लीफ का फॉर्मेशन करेगी। जो मास ऑफ सेल रहता है उसमें इस प्रकार से एपिकल लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, एक आउटग्रोथ स्ट्रक्चर निकलती है जिसे एपेक्स बोलते हैं या एपिकल सेल बोलते हैं। आउटग्रोथ जैसी स्ट्रक्चर बाहर की ओर एक सेल बनना शुरू हो जाती है, इसे एपिकल सेल बोलते हैं। और इस प्रकार से पूरी जो स्ट्रक्चर रहती है उसका फॉर्मेशन रहता है। जो अंदर की सेल रहती है वो सूट एपेक्स बनाने का काम करती है, सूट का पार्ट बनाती है। इस सूट एपेक्स के पास वाली सेल कोटिलीडोन्स बनाती है, 2 बड़ी बड़ी पत्तियां बनाती है जो कोटिलीडोन कहलाती है। कोटिलीडोन की जो नीचे वाली सेल्स रहती है वहां पे एक लिग्यूल का फॉर्मेशन होता है।
लिग्यूल एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होती है जो लीफ होती है उसके आधार भाग से निकलती है। बेस होता है, वहां से लिग्यूल का फॉर्मेशन होता है। जो सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है वो रूट का फॉर्मेशन करेगी, रूट से राइजोफोर बनेंगे और राइजोफोर से फिर राइजोइड्स बनते हैं। जो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है वो लीफ का काम करेगी। सबसे बाहर की जो लेयर रहती है लीफ बनाने का काम करती है। इसमें जो सबसे नीचे की जो सेल्स रहती हैं ये रूट बनाएगी, रूट से राइजोफोर, राइजोफोर से राइजोइड्स बनते हैं। बाहर वाली सेल जो होती है वो लीफ का फॉर्मेशन करेगी। और ये सस्पेंसर रहता है। सस्पेंसर जो डिवीजन होता है उसके अंदर पार्ट नहीं लेता है, डिवीजन के अंदर सस्पेंसर भाग नहीं लेता है। तो इस प्रकार से जो नया जो स्पोरोफाइट प्लांट बनता है उसका विकास होता है, डेवलपमेंट होता है।